हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रम से 2 गुणा 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 गुणा 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। उनके बीच बल कितना होगा? तो ये हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कूलाम के नियम से, जो कि क्या कहता है, F बराबर के Q1 डॉट Q2 अपॉन उनके बीच जो दूरी है उसका स्क्वायर होगा। तो ये मैंने लिखा है दोनों को। दूरी 30 सेंटीमीटर है तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.3 मीटर होगा। वैल्यू पुट करते हैं कि जो हमारे पास 9 गुणा 10⁹ होता है उसकी हमने यहाँ वैल्यू पुट की, Q1 Q2 और ये दूरी। इसको सोल्व करने पे आता है 6 गुणा 10⁻³ न्यूटन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो हमें दो चीजें यहाँ ज्ञात करनी है कि दोनों गोलों के बीच दूरी कितनी है और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। क्योंकि जो दोनों आवेश हैं माइक्रोकूलम में दिए गए हैं, तो माइक्रोकूलम में 10⁻⁶ होता है, उसमें हमने कन्वर्ट कर लिए हैं। इसको हमने कन्वर्ट किया तो माइक्रो यानी 10⁻⁶, तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। वही कूलाम के नियम से F बराबर के Q1 डॉट Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब हमें यहाँ क्या निकालना है, गोलों के बीच की दूरी यानी कि स्मॉल r निकालना है। तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, F इंटू R स्क्वायर, और हमें r की वैल्यू निकालनी है तो ये F नीचे आ जाएगा, R स्क्वायर था, R की वैल्यू निकालेंगे तो रूट आ जाएगा। K की वैल्यू 9 गुणा 10⁻⁹, Q1 0.4 गुणा 10⁻⁶, Q2 0.8 गुणा 10⁻⁶, F कितना है 0.2 न्यूटन। इसको भी पुट किया तो ये हमारे पास आ जाता है 12 मीटर। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि K² अपॉन में G MEMP विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। अनुपात क्या शो करता है? देखिए, गुरुत्वीय जो सार्वत्रिक नियतांक है, तो हमारे पास उसकी वैल्यू होती है, जो विमा होती है M-1 L3 T-2। ऐसे ही जो आवेश Q बराबर क्या होता है IT, तो एम्पियर और समय, ये इसकी विमा होगी। द्रव्यमान के लिए केवल M1, जो कि हमारा नियतांक है, उसके लिए विमा होगी। विमाओं को बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं तो इसको हम जैसे बड़े ब्रैकेट में लिख सकते हैं, M1 L3 T-3 A-2। अब हमें इनके अनुपात से क्या प्राप्त होता है, क्या विमाहीन राशि होती है या विमाहीन विमा होती है उसकी। तो हमने जैसे ही इनको लिखा, के की विमा, ई की विमा, और क्योंकि ई की कितनी थी 80, तो ये हो जाएगी A² T²। नीचे जी की और MEMP इनकी विमा MM, तो ये M² मैंने कर दिया। ओवरऑल जब इसे हम सोल्व करते हैं तो ये आता है M0 L0 T0, यानी कि एक विमाहीन राशि है। इसके अलावा इसमें पूछा है कि अनुपात क्या शो करता है, तो ये विमाहीन राशि को शो करता है। अनुपात का मान ज्ञात करना है तो नेक्स्ट देखिए हम ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास जो आवेश का मान है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, जो इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻31 kg, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10⁻27। ये सारी वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ, तो ये आ जाता है 2.27 गुणा 10⁻39, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो विद्युत बल है, ये इनके जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे 10⁻39 गुना ज्यादा होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकृतन से क्या तात्पर्य है। और एक इसमें है कि स्थूल
अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेशों के क्वांटीकरण की उपेक्षा नेग्लेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, एक हम जानते हैं कि जो आवेश का क्वांटा है वो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है E बराबर 1.6 गुना 10⁻⁻19 होता है, यानी किसी वस्तु पर जो उपस्थित आवेश है उसे हम Q से व्यक्त करते हैं और वो होता है प्लस माइनस NE। एन जहाँ एक पूर्णांक संख्या होती है, यानी कि जो एन की वैल्यू है हमेशा पूर्णांक होगी, ये 1/2 1/3 या पॉइंट में नहीं होगा। यानी कि क्वांटा का मतलब है कि आवेश का क्वांटा यानी कि पूर्ण मान ये हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट ये है कि क्वांटीकरण की उपेक्षा क्यों करते हैं, क्योंकि जो आवेश Q का मान है, जो क्वांटा हमारा है वो होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। अब ये जो अन्य आवेश है जैसे कि माइक्रो कूलाम जिसमें होता है 1.6 10⁻⁻6, तो ये उससे लगभग 10⁻13 गुना बड़ा होता है। तो हम जो आवेश वितरण है उसको कण के रूप में न मान के एक सतत लगातार वितरण के रूप में हम मानते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ा जाता है तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इस प्रकार की परिघटना वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण के नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। ये आवेशों के स्थानांतरण को बता रही है कि यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण हो सकता है। यानी कोई वस्तु को हमने रगड़ा, अगर उस पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हुआ है तो दूसरी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा, यानी कि जो कुल आवेश है वो क्या रहता है, नियत रहता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि आवेश को नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। आवेश का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होता है, केवल स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट देखिए, 4 बिंदु आवेश है जिनकी वैल्यू इस तरीके से हमें दी गई है। तो इसको हमने इस तरीके से ABCD जो वर्ग है उसके शीर्षों को व्यवस्थित किया। 2 माइक्रोकूलाम -5 माइक्रोकूलाम और 2 माइक्रोकूलाम -5 माइक्रो। अब ये कहा है कि जो इसके केंद्र पर 1 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा। तो उससे पहले कि दो आवेशों के बीच हमें बल निकालना है तो हमें उनके बीच की दूरी पता होनी चाहिए। जैसे हमें OA पता हो, OB, OC, OD। तो हमें पता है कि जैसे वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं समान रहती हैं, तो कोई सी भी एक दूरी हम ये निकाल लें। तो देखिए, हमने यहाँ कैलकुलेट किया OA, OB, OC, OD बराबर A√2। ये वर्ग के लिए जैसे कर्ण आ जाता है। अब जो इसकी भुजा है वो कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। तो A की वैल्यू होगी 10/√2, यानी कि ये विकर्ण का आधा होगा। ये आप कैलकुलेट करेंगे ये तो 2A² आएगा, फिर ये हम निकालेंगे तो A/√2 आता है। अब इसके कारण जो बल लग रहा है F1 इधर है लग रहा है, इसके कारण जो बल लग रहा है F3 इधर लग रहा है, यानी एक दूसरे के ये दोनों विपरीत है, यानी बराबर है लेकिन इनकी डायरेक्शन विपरीत है। तो हम लिख सकते हैं F1 वेक्टर बराबर -F3 वेक्टर। इसी तरीके से इस आवेश के कारण जो बल है इधर की तरफ, इसके कारण इधर की तरफ, ये दोनों बराबर और विपरीत है। तो जब दो इधर के आवेश दोनों विपरीत, इधर के आवेश दोनों विपरीत, तो जो परिणामी बल है इन चारों का सदिश योग होगा, तो वो ओवरऑल क्या होगा, 0 होगा। यानी कि इनके कारण जो परिणामी बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक स्थिर वैद्युत क्षेत्र सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक टूट नहीं सकती। क्यों, हम जानते हैं कि कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है एक धनावेश को वो व्यक्त करती है, एक धनावेश के पद को व्यक्त करती है। धनावेश से ये बाहर की और ऋणावेश के ये अंदर की ओर जाती हुई हमें प्रतीत होती है, हमें पता होती है। इस तरीके से ये लंबर डायरेक्शन में
होती हैं। तो ये इनमें क्रॉसिंग अलाउ नहीं होता, यानी कि ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। अगर ये क्रॉसिंग करती तो इनकी गति क्या हो जाती, सतत हो जाती। अतः ये सतत होती हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। और दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती है, क्योंकि अगर ये काटेंगी तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। नेक्स्ट देखिए, दो बिंदु आवेश हमारे पास, एक 3 माइक्रोकुलाम है, एक -3 माइक्रोकुलाम है। निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखें, इस डायग्राम के अनुसार दोनों के बीच दूरी 20 सेंटीमीटर है। और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। तो ये O हमने मान लिया। तो O की इस आवेश से दूरी 10 सेंटीमीटर, इस आवेश से दूरी 10 सेंटीमीटर। माइक्रोकुलाम में है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶। तो ये दोनों आवेशों को हमने लिख लिया। अब बिंदु O से आवेशों की दूरी 10 सेंटीमीटर, इधर भी 10 सेंटीमीटर, इसको हमने मीटर में चेंज किया तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में। तो जो हमारा Q1 आवेश है उसके कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो जाएगी। हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, KQ/R²। तो Q1 आवेश के लिए है तो Q1/R²। K की वैल्यू 9 × 10⁹, QA 3 × 10⁻⁻⁶, और R कितना है हमारा 10 × 10⁻²। इसका स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा 100 × 10⁻⁴। ये आता है 27 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। और दिशा कौन सी डायरेक्शन में होगी, ये वो डायरेक्शन में जो कि मैंने ये पहले दिखा रखी। ऐसे E2 के लिए वैल्यू रखते हैं तो E2 आता है हमारा 27 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। दिशा होगी OB जो कि मैंने दिखा रखी, यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है तो कुल जो विद्युत क्षेत्र है दोनों के योग के बराबर होगा। तो जोड़ के हमने निकाला 54 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम A से B की ओर। अब एक इसमें दूसरा और पूछा था कि जो 1.5 × 10⁻⁹ कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। तो इसे हम F = QE से फाइंड आउट कर लेते हैं। Q की वैल्यू कितनी है दी गई है क्वेश्चन में, E हमारा यहां से कैलकुलेट किया तो ये आती है -8.1 × 10⁻³ न्यूटन, और बल की दिशा हो जाएगी O से A की ओर। नेक्स्ट देखिए, किसी निकाय में दो आवेश Q1 और Q2 की वैल्यू दी गई है और इनकी स्थिति बताई गई है। A बिंदु यहाँ है, हमने ये x अक्ष लिया है, ये y अक्ष लिया है, ये z अक्ष। हम जानते हैं कि तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो ये हमने z अक्ष लिए। A बिंदु यहाँ है, x का निर्देशांक 0, y का निर्देशांक 0 और z का है -15 और यहाँ z का है 15। तो इन दोनों के बीच की दूरी ये 15, ये -15 है, दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी 30 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a से व्यक्त करते हैं। 30 सेंटीमीटर मीटर में चेंज किया तो 30 × 10⁻² मीटर। इसने पूछा है एक इसमें कि निकाय का कुल आवेश क्या होगा, तो दोनों आवेशों को जोड़ के हम बता सकते हैं, एक प्लस वाला है एक माइनस वाला, तो ओवरऑल आवेश क्या हो जाएगा 0। और द्विध्रुव आघूर्ण हम जानते हैं P = Q × 2a। किसी एक आवेश का परिमाण जैसे ये ले लिया हमने और उनके बीच की दूरी ये वाली, तो ये आ जाता है 7.5 × 10⁻⁸ कूलम × मीटर। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है 4 × 10⁻⁹ कूलम × मीटर और विद्युत क्षेत्र दे रखा है 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। और विद्युत क्षेत्र और जो द्विध्रुव आघूर्ण उनके बीच का एंगल दिया है थीटा 30 डिग्री। हम जानते हैं टाउ बल आघूर्ण P sin थीटा, इनकी वैल्यू पुट करते हैं। sin 30 की वैल्यू आती है 1/2। जब इसे हम सोल्व करते हैं 10⁻⁴ न्यूटन × मीटर आ जाता है। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। स्थानांतरित किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। यानी Q दे रखा है, N की वैल्यू निकालनी है। Q बराबर जो Ne वाला फॉर्मूला है उससे हम ये निकाल सकते हैं। क्या उनमें द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा? बिल्कुल होगा। तो कितना होगा? M = N × जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है उसके मल्टीप्लाई करके हम इसको
निकाल सकते हैं। तो ये आएगा 1.706 गुणा 10⁻⁻18 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विद्युतरोधी आवेशित तांबों के गोलों ए व बी के केंद्रों के बीच दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश दे रखा है तो प्रतिकर्षण बल कितना होगा? गोलों के बीच दूरी की तुलना में त्रिज्या इनकी नगण्य, यानी कि QA 6.5 गुणा 10⁻⁷ कूलम और दूसरे पे भी इतना ही है। दूरी 50 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज किया 0.5 मीटर। बल F के Q1 डॉट QB अपन में R²। वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये आ जाता है 1.521 गुणा 10⁻⁻2 न्यूटन। कहा है कि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी और गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा? F डैश बराबर की Q1 को दुगुना किया, Q2 को दुगुना किया और दूरी को क्या किया? आधा। तो ये हो जाएगा पहले के बल का 16 गुना, यानी 24.33 गुणा 10⁻⁻2 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो एक समान स्थित आवेश में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह को हमने दर्शाया है और किस कण का आवेश सहते अनुपात अधिकतम होगा? देखिए ये इधर प्लस प्लस है और नीचे माइनस माइनस है। तो हम जानते हैं कि आवेश का विक्षेप है विपरीत आवेश वाली प्लेट की ओर होगा। तो इसका मतलब ये इसकी तरफ जा रही हैं, तो ये दोनों जो कण कण 1 और 2 क्या होने चाहिए? नेगेटिव होने चाहिए, तभी ये प्लस वाले की तरफ जाएगी। इधर माइनस है तो ये कण 3 क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये इसकी ओर विक्षेपित होगी। आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र में प्राप्त त्वरण ये Q/m यानी आवेश और द्रव्यमान के अनुपात के समानुपाती होता है। तो कण 3 का आवेश सहती अधिकतम है तो इसका विक्षेप भी अधिकतम। एक समान विद्युत क्षेत्र दिया गया है 3 गुणा 10⁻³ I कैप न्यूटन प्रति कूलम और 10 सेंटीमीटर भुजा का पार्श्व जिसका तल YZ के समांतर है। तो YZ के समांतर एक पृष्ठ ले लेते हैं। गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? हम जानते हैं फ्लक्स फाई बराबर E विद्युत क्षेत्र और उस पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो 3 गुणा 10⁻³ गुणा 10⁻⁻², ये यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फाई आता है 30 न्यूटन/मीटर² अपॉन में C। इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा यदि तल से अभिलंबित x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है? विद्युत क्षेत्र तो ये ऑलरेडी गिवन है, एरिया ये हमने यहाँ से फाइंड किया और हम जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र और जो सदिश क्षेत्रफल है उसके बीच का एंगल होता है थीटा। तो वो 60 डिग्री दिया तो उसको 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आ जाता है 15 न्यूटन/मीटर² अपॉन में C। नेक्स्ट है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से नेट फ्लक्स कितना गुजरेगा? तो ये इस तरीके से रखा है कि इस घन के अंदर कोई सबसे पहले तो कोई आवेश गिवन नहीं है, और आवेश अगर गिवन नहीं है तो विद्युत क्षेत्र एक समान होगा, और अगर प्रवेशित जो फ्लक्स है निर्गत फ्लक्स के बराबर होता है तो इससे जो ओवरऑल जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर नेट फ्लक्स हमें दिया गया है, यानी कि फाई दिया गया है 8 गुणा 10⁻³ न्यूटन/मीटर² अपॉन में C। बॉक्स के अंदर भीतरी नेट आवेश कुल कितना है? समीशन Q हम जो गाउस के नियम से फाई बराबर Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट से फाइंड कर सकते हैं। फाई की वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू से हमारे पास नेट परिबद्ध आवेश आ जाता है 70.8 गुणा 10⁻⁹ गुना। ये कहा है कि इस पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स 0 है, तो इसके भीतर कोई आवेश है या नहीं हमें ये बताना है। फिर नेट फ्लक्स 0 है, इसका मतलब इसके अंदर कोई आवेश उपस्थित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन नेट फ्लक्स 0 होने का मतलब है कि जो इसके अंदर आवेश है उनका
कुल मान 0 है, यानी कि बीजगणित योग इनका क्या है, 0। नेक्स्ट देखिए, यहाँ हमें एक डायग्राम दिया गया है कि एक 10 सेंटीमीटर ऊंचा के किसी वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊपर कोई प्लस 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा? तो आवेश के घन के केंद्र पर होगा। संपूर्ण घन से निर्गत फ्लक्स कितना होगा? 5 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। घन के एक फ्लक्स से निर्गत फ्लक्स कितना होता है? Q अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की वैल्यू निकालेंगे तो Q की वैल्यू कितनी है वो रख देते हैं, और एप्सिलॉन नॉट 8 × 8 5 गुणा 10⁻12। तो आंसर आ जाता है 1.88 गुणा 10⁵5 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में सी। क्वेश्चन 18 में है 2 माइक्रोकूलम कोई बिंदु किसी किनारे 9 सेंटीमीटर किनारे वाले घनीय गाउसी पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा? आवेश का मान दिया गया है 2 गुणा 10⁻6 कूलम। फ्लक्स फाई के लिए फॉर्मूला होता है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू रख देते हैं और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास आंसर ये आ जाता है। क्वेश्चन 19 है कि बिंदु आवेश के कारण बिंदु को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसी पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स गिवन है, और अगर हम गाउसी पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दें तो फ्लक्स क्या होगा? तो देखिए, गाउसीय पृष्ठ का आकार चेंज करने पर उसके फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जो फ्लक्स है उसके आकार आकृति पे निर्भर नहीं करता है, यानी कि उससे जो परिबद्ध आवेश की मात्रा सेम रहेगी तो विद्युत फ्लक्स वही रहेगा। बिंदु आवेश का मान क्या होगा? ये हम Q बराबर पाई एप्सिलॉन नॉट से निकाल सकते हैं, तो ये वैल्यू पुट करते हैं तो Q आ जाता है 8.85 नैनो कूलम। नेक्स्ट है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर हम एक बिंदु ले लेते हैं जहां हमें विद्युत क्षेत्र त्रिज्यतः अंतर्मुखी है, तो गोले के पर नेट आवेश कितना होगा? आर दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी जो गोले की त्रिज्या, इससे स्मॉल आर दूरी पर हमें जो विद्युत क्षेत्र है वो दिया है -1.5 गुणा 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। नेगेटिव चिन्ह क्या शो करता है कि विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ है, तो पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए फॉर्मूला हो जाएगा EP बराबर KQ अपॉन में R²। हमें नेट आवेश निकालना है, यानी कि Q की वैल्यू निकालनी है E.R² अपॉन में स्मॉल k। तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है -6.67 गुणा 10⁻⁹ या फिर नैनो कूलम बोल सकते हैं। 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले पर पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा? 80 गुणा माइक्रो कूलम मीटर स्क्वायर है। त्रिज्या दी गई है 2.4, व्यास दिया गया 2.4, त्रिज्या निकालेंगे हाफ करके 1.2। सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है 80 गुणा 10⁻⁻6 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। सिग्मा क्या होता है? Q अपॉन में A, तो Q क्या आएगा? सिग्मा और A का गुणनफल, चूंकि ये गोला है, गोले का क्षेत्रफल 4πr², तो ये वैल्यू पुट करते हैं तो Q आ जाता है 1.45 गुणा 10⁻³ कूलम। अब हम जानते हैं निर्गत फ्लक्स Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। Q की वैल्यू यहाँ से, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पहले से पता होती है हमें, तो फिर वो वैल्यू हम निकाल लेते हैं। कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर पर 9 गुणा 10⁻⁴ न्यूटन कूलम इनर्स विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व फाइंड करना है। R दिया है 2 गुणा 10⁻⁻² मीटर, विद्युत क्षेत्र दिया है, ये फॉर्मूला होता है अनंत रेखीय आवेश चालकता के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आ जाती है लैम्डा बराबर E.R अपॉन में 2K 9 गुणा 10⁻⁴ 2 गुणा 10⁻⁻², 2 गुणा 9 गुणा 10⁻⁹, तो ये आ जाता है 10⁻⁷ कूलम प्रति मीटर। जो लास्ट क्वेश्चन है, 2 बड़ी धातु की प्लेटें हमें दी गई हैं जो एक दूसरे के समांतर रखी हैं। इनकी भीतरी पलकों पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व के चिन्ह क्या है? विपरीत हैं। इनका परिणाम हमें दिया गया है। अब चूंकि ये धातु की प्लेटें हैं तो यहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, यानी कि हमें उसकी वैल्यू गिवन है।
इसे आवेशित परत के कारण हम विद्युत क्षेत्र जानते हैं, क्या होता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो पहली प्लेट है उसके कारण विद्युत क्षेत्र E1 इधर होगा, E2 इधर होगा। इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र E1 इधर होगा और E2 इधर होगा। और जो बीच में विद्युत क्षेत्र है दोनों की डायरेक्शन एक होगी, तो इसके कारण जो ओवरऑल निकालेंगे विद्युत क्षेत्र वो 0 हो जाएगा, इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। केवल जो विद्युत क्षेत्र है इनके योग के बराबर होगा। तो देखिए फर्स्ट के लिए E1 माइनस E2 ये हम जानते हैं चालक प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण भी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी विद्युत क्षेत्र 0। ऐसे ही जो बी वाला है माइनस वाली प्लेट के कारण, उसके कारण भी इस तरीके से 0 हो जाएगा। और जो दोनों प्लेटों के मध्य में है वो दोनों के योग के बराबर होगा। तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, एप्सिलॉन नॉट हम जानते हैं, तो ये आ जाएगा 1.92 गुणा 10 की घात -10 न्यूटन पर कूलम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।